पर उसने क्लब के मैनेजर से बात करने को कहा। समायरा जल्दी से उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे विनती कर रही हूं कबीर, वो मेरी दोस्त है, कम से कम इस बार तो जाने दो। उसकी आंखों में दर्द देखकर पहली बार कबीर ने किसी की बात मान ली। ठीक है, सिर्फ इस बार, लेकिन दोबारा कभी बीच में मत आना, देर हो रही है, हमें सो जाना चाहिए, लेकिन पहले मैं नहा कर आता हूं। कबीर जब नहा कर आया तो सिर्फ एक ब्रीफ्स पहने बिस्तर पर आकर लेट गया, पीठ उसकी तरफ करके। समायरा को बुरा लगा कि उसने गुड नाइट तक नहीं कहा, तो उसने ही बोल दिया, गुड नाइट कबीर। क्या? उसने कंधे के ऊपर से देखते हुए पूछा। मैंने कहा गुड नाइट। नाइट, उसने बड़बड़ाते हुए फिर पीठ फेर ली। समायरा को डर था कि वो उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने कोई कोशिश नहीं की जिससे उसे राहत मिली। उसकी पीठ को देखते हुए उसने हाथ बढ़ाकर वहां बने निशानों को छुआ। कबीर तन गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये निशान कैसे आए? उसके हल्के स्पर्श से कबीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो पीठ के बल लेट गया और छत के पंखे को देखते हुए बोला, तुम पूछती रहोगी जब तक मैं बता ना दूं, है ना? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, उसने जवाब दिया। जब मैं 10 साल का था मेरे पास एक घोड़ा था, मैं उसे बहुत प्यार करता था और मेरे पिता ये जानते थे। मुझे सबक सिखाने के लिए वो मुझे अस्तबल ले गए और मेरे सामने उस घोड़े को गोली मार दी। मैं बच्चे की तरह रोने लगा। ये देखकर वो और गुस्सा हो गए और मुझे चमड़े की बेल्ट से बुरी तरह पीटा। समायरा का हाथ मुंह पर चला गया और वो चौंक पड़ी। हे भगवान, एक बाप अपने बेटे के साथ इतना भयानक काम कैसे कर सकता है? वो कहते थे कि मर्द को कभी रोना या प्यार नहीं करना चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम्हारे ऊपर चलेंगे। उस दिन के बाद मैंने कभी रोया नहीं और कभी प्यार नहीं किया। वो उसकी ओर देखकर बोला, मेरे पास दिल है, लेकिन वो ठंडा है और मैं किसी के लिए कुछ महसूस नहीं करता। ये याद रखना समायरा। और तुम्हारी माँ, उन्होंने तुम्हारे पिता को रोका क्यों नहीं? कबीर हंसा। मेरी माँ एक ठंडी निर्दयी औरत है, उन्हें परवाह ही नहीं थी कि मेरे पिता क्या करते हैं। हम सब एक जैसे हैं। उसकी आंखों में दया देखकर कबीर को गुस्सा आ गया। मुझ पर कभी तरस मत खाना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हें इसके साथ जीना सीखना होगा। नाइट, कहकर वो फिर पीठ फेर कर लेट गया। उसकी बात सुनकर समायरा उदास हो गई। उसने अपना हाथ पेट पर रखा। उसके बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। वो कभी कबीर को उनके बच्चे पर हाथ उठाने नहीं देगी। अगर उसे उससे शादी करनी है तो वो उसे दिखाएगी कि प्यार दर्द नहीं देता। शायद वो उसके ठंडे दिल को पिघला सके और उसके दर्द से आजाद कर सके। उसे यकीन था कि इस सख्त रूखे इंसान के अंदर एक ऐसा आदमी छुपा है जिसे बस प्यार की जरूरत है। शादी के दिन छोटे से चर्च में बस वही दोनों और पादरी मौजूद थे। रस्में जल्दी पूरी हो गईं। अंगूठियां पहनाने के बाद पादरी ने उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया। कबीर ने बस उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। न खुशी थी न गर्मजोशी, बस एक हल्की सी झुंझलाहट। जिन कुछ लोगों से उसका रिश्ता बचा था उनसे विदा लेकर वे हवाई अड्डे की ओर निकल पड़े। बॉडीगार्ड को टैक्सी के आगे बैठना पड़ा, जिसके लिए समायरा आभारी थी। कबीर जानता था कि उसे उसके आसपास असहजता महसूस होती है और वादा किया था कि इटली पहुंचने के बाद वह उसे हटा देगा और कोई और रख लेगा। उसके मन में अब भी घिन आती थी जब वो याद करती कि उसने कैसे उसके पैरों के बीच हाथ डालने की कोशिश की थी। वो चाहती थी कि जल्दी ही उससे छुटकारा मिले। जैसे ही वे हवाई जहाज में बैठे और उसे फर्स्ट क्लास की सीट मिली, समायरा अपनी खुशी रोक न पाई। वाह, ये सीटें कितनी बड़ी और आरामदायक हैं, जैसे बादलों पर बैठ गए हों, उसने मुस्कुराते हुए कबीर से कहा। वह खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि एयर होस्टेस आई और शैंपेन ऑफर की। लेडी के लिए ऑरेंज जूस लाना, कबीर ने कहा। जब उसने लैपटॉप खोल लिया तो समायरा ने पूछा, क्या तुम पूरे रास्ते इसी पर काम करते रहोगे? हाँ, बस इतना ही जवाब मिला। मुझे इटली के बारे में बताओ, अपने घर के बारे में। कबीर ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। मैं अभी बिजी हूँ, तुम चाहो तो जरा घूम आओ।
उस पर्दे के पीछे बहुत से स्नैक्स रखे हैं, जो चाहो खा लेना, कहकर वो फिर काम में लग गया। जानती थी कि वह उसे भाव नहीं देगा। समायरा उठी और उधर चली गई। वहां उसने एक प्लेट में फल रखे और अचानक मन हुआ तो 4 छोटे छोटे क्रीम पफ भी रख लिए। वापस आकर वो कबीर के पास बैठ गई। कबीर ने ध्यान ही नहीं दिया। फलों के बाद प्लेट में सिर्फ क्रीम पफ बचे थे। एक मुंह में डालते ही उसकी आंखें बंद हो गईं और होठों से आवाज निकली, उफ, कितने स्वादिष्ट हैं ये, मुंह में घुल जाते हैं। उसने कबीर की ओर देखा। तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। उसने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स, कबीर ने बिना देखे कहा। उसने एक उठाकर सीधे उसके मुंह की ओर बढ़ाया। बस एक बार खा लो। कबीर को लगा अगर उसने मना किया तो वो उसे परेशान करती रहेगी। ठीक है, सिर्फ एक। उसने मुंह में डाल दिया। थोड़ी सी क्रीम उसके होंठ पर लग गई। समायरा ने हंसते हुए उंगली से पोंछ दिया और खिलखिलाई, शायद मुझे उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था ताकि तुम शर्मा जाते। कबीर हल्का हंसा और बोला, या फिर तुम्हें उसे जीभ से चाट लेना चाहिए था। उसकी लाल पड़ती गालों को देखकर कबीर और हंसा। अब कौन शर्मिंदा हो रहा है? कोई जवाब न पाकर उसने फिर लैपटॉप खोल लिया। मुझसे खेलोगी तो उल्टा खुद पर ही पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा। समायरा पीछे टिक गई और कुछ ही देर में नींद की गोद में चली गई। कबीर ने देखा वो गहरी नींद में थी। उसने एयर होस्टेस को इशारा कर कंबल मंगवाया और उसे ओढ़ा दिया। उसके गाल पर हल्के से हाथ फेरते हुए सोचा, फरिश्ते जैसी लग रही है। फिर वो अपने काम में लग गया जब तक आंखें और उंगलियां थक नहीं गईं। लैपटॉप बंद कर उसने भी आंखें मूंद लीं। शायद 1 घंटे ही बीते होंगे कि उसे सीने पर कुछ महसूस हुआ। आंखें खोलीं तो देखा समायरा का हाथ उस पर रखा था और उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसने उसका हाथ थामकर ऊपर की ओर सरकाया। उसकी त्वचा इतनी मुलायम थी जैसे रेशम। कबीर को उस रात की याद आई जब उसने उससे प्यार किया था। बाकी जिस्म भी इतना ही नरम था और तभी उसके अंदर फिर से चाहत की लहर उठी। जब समायरा की नींद टूटी तो उसने महसूस किया कि कबीर का हाथ अब भी उसे छू रहा है। उसने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। आंखों में हल्की सी गर्माहट थी जो आमतौर पर बर्फ जैसी ठंडी रहती थी, या शायद ये चाहत थी। लेकिन समायरा इतनी अनुभवहीन थी कि वह तय नहीं कर पा रही थी। वह उसकी पत्नी थी और खुद को हर तरह से उसे सौंपने के लिए तैयार। उसकी धड़कनें तेज हो गईं जब कबीर का हाथ उसके बाजू से होता हुआ कंधों और गले तक पहुंचा और फिर उसके होंठों को छू गया। उसके अंगूठे ने उसके होंठों की लकीर को छुआ। समायरा को लगा कि अब वह उसे चूम लेगा, लेकिन अगले ही पल कबीर ने हाथ हटा लिया और सीट पर सीधा बैठ गया। उसके दिल में निराशा बिजली की तरह गिरी। उसने दांतों से निचला होंठ दबाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके मन में एक डरावना ख्याल आया, क्या होगा अगर कबीर ने तय ही किया है कि वह उसे फिर कभी वैसे छुएगा नहीं जैसे पहली रात छुआ था? क्या वो सिर्फ नाम की पत्नी रह जाएगी और उसे बस बच्चा ही चाहिए? क्या वह बाहर दूसरी औरतों के पास जाएगा? नहीं, समायरा ने तय किया कि वह उसे कभी किसी और औरत से बांटेगी नहीं। वह उसे इतना अपना बना लेगी कि उसे किसी और की जरूरत न पड़े। आखिरकार विमान उतरा। कबीर ने उसकी बांह अपने में ले ली और बाहर इंतजार करती लिमोजिन तक पहुंचाया। ये लिमो तुम्हारी है? समायरा ने सीट पर बैठते ही पूछा। हाँ, मैं अक्सर खुद गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो ये तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है। समायरा ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और चेहरा बाहर निकाल लिया। ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो वह खिल उठी। सड़क पर आराम से टहलते लोग, खेलते बच्चे, उसे सब नया नया और मनमोहक लग रहा था। फिल्मों और किताबों में उसने इटली के बारे में पढ़ा था, पर अब यकीन हो गया कि उसे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगेगा। सिर अंदर रखो समायरा, कबीर ने गुस्से में कहा। वह जानता था कि उसकी वाइफ मासूम और भोली है, लेकिन उसे रईसी के तौर तरीके सिखाने होंगे। समायरा ने बच्चे की तरह होंठ फुलाए और बाहें मोड़ लीं। मैं तो बस उत्साहित थी, सब कुछ देखना चाहती थी। तुम यहाँ रहते हो और सब देख चुके हो, कितने भाग्यशाली हो। उम्मीद है तुम मुझे घुमाओगे अगर समय मिला तो, कबीर ने कहा। तुम्हारा घर कैसा है? खुद देख लेना। हे भगवान, तुम बहुत परेशान करते हो।
हर सवाल का वही जवाब, देख लोगी, समायरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कबीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। खुद देख लो, वही है मेरा घर। समायरा ने सिर मोड़ा और उसकी आंखें फटी रह गईं। सफेद संगमरमर की मूर्तियों वाला भव्य महल नजर आ रहा था, किताबों और तस्वीरों में देखे महलों जैसा, बल्कि उससे भी कहीं बड़ा और सुंदर। पक्के ही पीछे एक बड़ा स्विमिंग पूल होगा, उसने कबीर से कहा। बिल्कुल है, साथ में एक इंडोर जिम और बहुत कुछ और भी। गाड़ी रुकते ही कबीर ने हाथ बढ़ाया। आओ, मैं तुम्हें हमारे कमरे तक ले चलता हूं, जहां तुम तरोताजा हो सको। दरवाजे पर बटलर ने स्वागत किया और सामान उठाकर मास्टर बेडरूम तक पहुंचा दिया। उससे पूछा कि कुछ चाहिए क्या, और मना करने पर वह चला गया। समायरा कमरे में घूमने लगी। बाथरूम देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत बड़ा था और हर सुविधा थी। बालकनी से पूल का नजारा और दूर तक का मनमोहक दृश्य। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी, उसके गाल लाल हो गए। क्या वह वाकई पत्नी का फर्ज निभा पाएगी? कबीर उसकी हर हरकत देख रहा था। वह हंसा जब देखा कि समायरा का चेहरा लाल पड़ रहा है। वह पीछे से आया, उसकी कमर में हाथ डाले और गर्दन में चेहरा छुपा लिया। उसके होंठ उसकी गर्दन को छूते हुए गुजरे। बिस्तर काफी आरामदायक है, क्यों ना इसे अभी आजमा लें? वह तो उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन समायरा को समझ नहीं आया। वह झेंप गई और हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसके आलिंगन से निकल गई। गला साफ करते हुए बोली, मैं जरा और घर देखना चाहती हूँ, क्या तुम दिखाओगे? मुझे कुछ कॉल करने हैं। एक तो तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सेट करना है, तुम चाहो तो अकेले घूम सकती हो। ठीक है, कहकर समायरा कमरे से निकल गई। उसने देखा कि घर में और भी कई बेडरूम थे। नीचे 2 बड़े ड्राइंग रूम, एक शानदार लाइब्रेरी और एक स्टडी थी जो शायद कबीर का ऑफिस था। एक कमरे में बहुत सुंदर पियानो रखा था। डाइनिंग हॉल बहुत बड़ा था और उसके बाद समायरा को रसोई घर मिला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, वही बटलर जिसने दरवाजे पर उनका स्वागत किया था और एक महिला तुरंत खड़े हो गए, मानो सावधान मुद्रा में हो। मैडम समायरा, क्या आपको कुछ चाहिए? समायरा को राहत मिली कि वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। नहीं धन्यवाद, और प्लीज मुझसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मैं बस घर देख रही थी, पर चूंकि यहाँ आ ही गई हूँ, क्या मुझे एक गिलास दूध मिल सकता है? जी मैडम, महिला ने कहा। बटलर का नाम अरुण था। दूध पीकर समायरा ने उनका धन्यवाद किया और बाहर का हिस्सा देखने चली गई। बाहर एक विशाल स्विमिंग पूल था और पास ही गर्म पानी का टब। चारों ओर इतना सुंदर बागीचा था जैसा उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब यही उसकी जिंदगी होने वाली है, वह भावनाओं से भर गई और चक्कर सा महसूस करने लगी। पास की कुर्सी पर बैठ गई। छोटे से 2 कमरे के मकान में 3 लोगों के साथ पली बड़ी अनाथ समायरा सोच रही थी, क्या वह कभी इस शानो शौकत की जिंदगी की आदी हो पाएगी? कबीर के दोस्त और रिश्तेदार उसके बारे में क्या सोचेंगे? जरूर उन्हें एक गरीब अनाथ लड़की बहू के तौर पर पसंद नहीं आएगी। समायरा, तुम इतनी देर कहाँ थी? मुझे तो लगा तुम रास्ता भटक गई। कबीर उसकी बगल में बैठ गया। तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा पीला लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ, और हाँ, भूख भी लग रही है। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। अब ये हमारा घर है और तुम्हें भी इसे अपना ही समझना होगा। चलो अब खाना खा लेते हैं और फिर तुम आराम कर सकती हो। मैंने शेफ को कहा है कि शेलफिश कभी मत बनाना, इसीलिए उसने आज खास तौर पर मटन स्टू बनाया है। उसने उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। कबीर का हाथ मजबूत और गर्म था। घर के अंदर लौटते हुए समायरा को एहसास हुआ कि उसे कितनी भूख लगी है। जैसे ही खाने की खुशबू आई, उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। उसने मक्खन लगाकर ताजा रोटी तोड़ी और ग्रेवी में डुबोकर खाने लगी। उसने देखा कि कबीर उसे देख रहा है। शायद उसे उसका ऐसा करना पसंद नहीं आया। वह हल्का सा मुस्कुराई और रोटी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, ऐसे खाइए, और भी मजेदार लगता है। कबीर ने टुकड़ा मुंह में डाला और कहा, बुरा नहीं है, लेकिन उसकी नजरें अब भी समायरा पर ही थीं। उसे लगता था कि समायरा कई मामलों में मासूम बच्चे जैसी है, लेकिन उसका बदन किसी अप्सरा जैसा और चेहरा किसी परी जैसा। मैंने कल दोपहर तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रखवाया है।
लिमो तुम्हें लेकर जाएगी, उसने कहा। समायरा ने सर उठाकर उसे देखा। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? जरूरत नहीं समझता। ये तुम्हारा बच्चा है जो मैं अपने भीतर लिए घूम रही हूं, और मैं तुम्हारे उस बॉडीगार्ड के साथ नहीं जाऊंगी। उसकी चिंता मत करो, मैंने उसे निकाल दिया है। लेकिन मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती। डॉक्टर जो कहेगा मैं कैसे समझूंगी? कबीर ने कुछ देर सोचा। ये सही बात है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। खाना खत्म करके उसने मुंह पोंछा और उठ खड़ा हुआ। अब मुझे काम करना है, तुम सोने की तैयारी करो, कहकर वह बाहर चला गया। जब समायरा ने प्लेटें समेटने की सोची तो ममता जल्दी से दौड़ आई और थालियां उसके हाथ से ले ली। नहीं मैडम, ये मेरा काम है, लेकिन मुझे मदद करना अच्छा लगता है, समायरा ने कहा। कृपया ऐसा मत कीजिए, वरना साहब मुझसे बहुत नाराज होंगे। समायरा ने बूढ़ी महिला की आंखों में डर देखा और सोचा, कबीर ने उनमें इतना खौफ क्यों बैठा रखा है? क्या वह इतना निर्दयी है? उसने बर्तनों को उसके हवाले किया और शुभरात्रि कहकर ऊपर अपने कमरे चली गई। वह मर रही थी बाथटब में गर्म पानी और झाग वाले स्नान का आनंद लेने के लिए। इससे पहले उसने कभी इतनी आरामदायक नहाने का अनुभव नहीं किया था। गर्म पानी से बदन ढक जाने पर उसकी थकान उतर गई और मुलायम तौलिए से खुद को सुखाना ऐसा था जैसे बादल से लिपट गई हो। रेशमी नाइटी पहनकर वह बिस्तर पर लेट गई, कबीर का इंतजार करते हुए। अभी तक वे पति पत्नी की तरह एक नहीं हुए थे। मन में डर तो था, लेकिन कहीं गहरे एक हल्की सी चाहत भी जाग रही थी। कबीर के छूने का तरीका, उसकी होंठों की गर्मी, सोचते ही उसका मन कांप गया। अब वह उसकी पत्नी थी और वह खुद को पूरी तरह से उसे समर्पित करने के लिए तैयार थी। लेकिन कबीर उस रात कमरे में नहीं लौटा और समायरा इंतजार करते करते नींद में डूब गई। सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो देखा वह उसके बगल में लेटा था, पीठ उसकी ओर किए हुए। जैसे ही उसने करवट बदली, कबीर पलटकर छत की ओर देखने लगा। कबीर, तुम कब सोने आए? काफी देर हो गई होगी, समायरा ने धीरे से पूछा। काम था, जरूरी बातें निपटानी थीं, उसने थकेपन से चेहरा सहलाते हुए कहा और फिर तुरंत उठकर पैंट पहन ली। मैं नाश्ते से पहले जिम में कसरत करने जा रहा हूँ, यह कहकर वह बाहर चला गया बिना उसकी ओर देखे। समायरा का दिल खसक गया। उसे लगा मानो उसका पति उसे चाहता ही नहीं, जैसे वह बस उसके घर की एक और सदस्य हो, एक रूममेट। वह अकेली महसूस कर रही थी। उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई जिसे दिल की बात कह सके। आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए वह भी तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज पर आ गई। क्या मेरे पति नाश्ते के लिए आएंगे? उसने बटलर अरुण से पूछा, क्योंकि मेज पर सिर्फ एक प्लेट लगी थी। नहीं मैडम, साहब खा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में आपको शहर ले जाएंगे। क्या मैं आपके लिए और कुछ लाऊं? नहीं, जो चाहिए सब है। वह बस अपनी प्लेट में पड़े स्क्रैम्बल्ड एग्स को कांटे से घुमाती रही। भूख जैसे गायब हो गई थी। फिर उठकर दूसरे कमरे में गई और पियानो के सामने बैठ गई। उसकी उंगलियां बड़े सहजता से सुरों पर चलने लगीं और वह धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, एक उदास प्रेम गीत जिसमें उसका अपना दिल उतर आया था। कबीर जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो गाने की आवाज सुनकर ठिठक गया। ये कौन गा रहा है? उसने अरुण से पूछा, जो उसका कोट पकड़े खड़ा था। मैडम समायरा, सर। अगर कहूं तो उनकी आवाज सचमुच स्वर्गदूत जैसी है। धन्यवाद अरुण, मैं कोट खुद उसे दे दूंगा, तुम जा सकते हो। कबीर दरवाजे पर ठहर गया। वह सचमुच बहुत सुंदर गा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। एक पल के लिए कबीर का दिल चुभ गया। क्या वह इस शादी में इतनी दुखी है? क्या उसने गलती की? जबरन उसे अपने जीवन में बांधकर। समायरा को आभास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने बजाना रोक दिया और उसकी ओर देखा। तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है और तुम्हारी आवाज भी, कबीर ने कहा। धन्यवाद, उसने उत्तर दिया और तुरंत खड़ी हो गई जब वह उसके पास आया और कोट पकड़ाया। डॉक्टर के पास जाते हुए दोनों चुप रहे। डॉक्टर थोड़ी बहुत ही अंग्रेजी बोलता था, इसलिए कबीर को साथ रहकर हर बात का अनुवाद करना पड़ा। जांच में पता चला कि बचपन में समायरा को एक वायरल संक्रमण हुआ था, जिसने उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर दी थी। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी कि उसे हर छोटे मोटे जुकाम या बीमारी को भी नजरअंदाज
नहीं करना चाहिए। फिर भी यह राहत की बात थी कि अभी वह और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। जांच के बाद कबीर उसे कपड़े खरीदने ले गया और फिर एक खुले कैफे में लंच कराया। वहां उसे थोड़ा प्रसन्न देखकर कबीर के चेहरे पर भी नरमी आई। कबीर, एक बात पूछूं? समायरा ने चाय का कप देखते हुए कहा। हाँ, वह कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला। कल रात तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या मुझे जानबूझकर टाल रहे थे? मैं 1 महीने से बाहर था, बहुत काम जमा था और मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। उसने हल्की मुस्कान दी। वैसे क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? समायरा ने नजरें झुका लीं। चाय की प्याली के किनारे उंगली फेरते हुए बोली, वो हमारी शादी की रात थी और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं? पत्नी की तरह। उसके गाल लाल हो गए। वह उसकी आंखों में नहीं देख पाई। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और हर मायने में तुम्हारी होना चाहती हूं। कबीर ने उसका कांपता हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी उठाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या मांग रही हो। मैं बहुत जोशीला आदमी हूं और जब एक बार शुरू करता हूं तो रुकना मुश्किल हो जाता है। जब तक तुम खुद मुझे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं हो जाती, मैं इंतजार करूंगा। पूरी तरह अपनाने से तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या कभी सोचा है दीवार से सटाकर प्यार किया जाना कैसा होता है? या आंखें बंद करके, बंधे हुए हाथों से, या कार की पिछली सीट पर जब लोग बाहर से गुजर रहे हों, या किसी रेस्टोरेंट के बाथरूम में जब बाहर लोग इंतजार कर रहे हों? वह स्तब्ध रह गई। तुम ऐसा करोगे? कबीर उसके और करीब झुका, हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। क्यों नहीं? शायद तुम्हें अच्छा लगेगा खुद को मेरे सामने पूरी तरह बेबस और मेरे रहम पर देखना। वो एहसास मुझे और पागल बना देगा। तुम तो राक्षस हो, उसने कहा और उसका हाथ झटक दिया। कुर्सी से उठकर वह तेजी से बाहर निकल गई, जबकि कबीर वहीं बिल चुकाने में लगा रहा। वह बिना सोचे समझे बाजार की भीड़ में निकल गई। लोग खरीदारी में व्यस्त थे और शोरगुल से भरी गलियों में चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है और भाषा न जानने के कारण वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। तुम रास्ता भटक गई हो बेटी? एक बूढ़े आदमी ने टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे पूछा। वह आदमी गरीब और मैले कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अपनापन झलक रहा था। समायरा को राहत मिली कि कोई उसकी भाषा समझ रहा है। उसने बूढ़े को बताया कि उसका पति कौन है और किस्मत अच्छी रही कि वह आदमी कबीर को जानता था। बूढ़ा उसे पास की दुकान पर ले गया, जहां से उसने कबीर का फोन नंबर निकाला और कॉल करके उसे बताया कि उसकी पत्नी कहाँ है। जब कबीर पहुंचा, उसने बूढ़े का धन्यवाद किया और उसे पैसे दिए। फिर उसने समायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया और कार की ओर खींचने लगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पकड़ से समायरा की नाजुक बांह पर नीले निशान पड़ रहे थे। अंदर बैठो, उसने गुस्से से कहा जब वे कार तक पहुंचे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थीं? समायरा चुपचाप सीट पर बैठ गई, अपना हाथ सहलाते हुए। वह जानती थी कबीर सही था। उसका ऐसे भाग जाना बेवकूफी थी। न पैसे, न भाषा का ज्ञान, खतरा तो आमंत्रित ही कर रही थी। मेरा मन करता है तुम्हें कमरे में बांध दूं और कभी बाहर न निकलने दूं। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। समायरा, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। उसकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? यह सोचकर समायरा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सोचा ही नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्कुल नहीं सोचा। अब से तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। या तो मैं साथ रहूंगा या मेरा आदमी। अकेली औरत यहाँ सुरक्षित नहीं। तो क्या मैं तुम्हारी कैदी हूँ? उसने तिक्त स्वर में जवाब दिया। अगर जरूरी हुआ तो हाँ। काले चश्मे लगा उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, पूरे रास्ते बिना बोले। असल में जब समायरा गायब हो गई थी और वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, उसके दिल में डर समा गया था। बचपन के बाद पहली बार उसने डर महसूस किया। अब उसकी जिम्मेदारी थी, पत्नी और बच्चा। कभी कभी उसे लगता कि शायद उसने गलती की है शादी करके उसे यहाँ लाकर। शायद बेहतर होता उसे किसी फ्लैट में अलग बसा देता और आर्थिक रूप से उसका व बच्चे का ख्याल रखता। पर अब देर हो चुकी थी। अब तो उसे हर हाल में हालात संभालने ही थे।
जैसे ही कार रुकी, समायरा झटके से बाहर निकली और सीधा कमरे में चली गई। वह खुद को बेवकूफ और अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा डरी हुई। पहले तो अजनबी से डर लगी थी, लेकिन वह तो भला निकला। असल डर तो कबीर से लगा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ दिख रहा था। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ तो उसने मुड़कर देखा। कबीर। उसकी सांस अटक गई, पर अब उसकी आंखों में गुस्से की जगह नरमी थी, चिंता झलक रही थी।